ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f of x is equal to x square when x 0 is equal to x is equal to 3 and f of x is defined by 3x when 3 is equal to x is equal to 10। इसी तरह दूसरा भी एक रिलेशन दिया है g जिसमें g of x है x square when 0 is equal to x is equal to 2 and g of x is equal to 3x when 2 is equal to x is equal to 10। हमें ये बताना है कि f फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। सबसे पहले फंक्शन बताने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। हमें पता है कि फंक्शन में एक होता है डोमेन और एक होता है कोडोमेन। सपोज डोमेन में ए बी सी तीन मेंबर्स हैं और कोडोमेन में एक्स वाई जेड डब्ल्यू है। फंक्शन होने के लिए इसका हर एक मेंबर, डोमेन का हर एक मेंबर कोडोमेन के किसी भी एक मेंबर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ए एक्स से कनेक्टेड है, बी वाई से कनेक्टेड है और सी डब्ल्यू से कनेक्टेड है। लेकिन अगर सी यहां पे रह जाता है कनेक्ट होना, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। ये फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन होने के लिए कि हर एक मेंबर डोमेन का किसी एक मेंबर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। को डोमेन में अगर कोई कनेक्टेड ना हो चलेगा, लेकिन डोमेन का हर एक मेंबर कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि डोमेन का एक मेंबर किसी दो मेंबर के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता। अगर ए एक्स के भी साथ कनेक्टेड है और ए डब्ल्यू के साथ भी कनेक्टेड है तो ये फंक्शन नहीं है। ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। अब अगर इसको हटा दें तो अब ये फंक्शन हो गया। तो उसी तरह हम इसमें भी देखेंगे ये फंक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे पहले हमें देखना है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। लेकिन एक्स स्क्वायर हमें कब लेना है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर कि जब x क्या हो 0 और 3 के बीच, मतलब कि 0 और 3 के बीच की वैल्यूज 0 और 3 को साथ लेके 0 को 3 को भी इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले इनमें सभी वैल्यू आ गए, 0.5 भी आ जाता है, 1.5 भी आ जाता है, लेकिन हम कंफर्ट के लिए इंटीजर्स हैं उनको लेंगे। अगर हम x इक्वल 0 लेते हैं तो 0 और 3 के बीच आता है, इसलिए ये वाला फंक्शन हमें लेना है x स्क्वायर वाला। तो f ऑफ 0 x स्क्वायर के हिसाब से क्या होगा, 0 स्क्वायर, दैट इज 0। फिर हम सपोज f ऑफ 0.5 लेते हैं क्योंकि वो भी 0 और 3 के बीच है, तो उसके लिए भी यही x वाला फंक्शन लेना पड़ेगा इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि जब भी 0 और 3 के बीच x आता है तब हमें x पे लेना है। तो इसके हिसाब से भी क्या आएगा, 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। अब हम लेंगे f ऑफ 1 वो आता है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 वो आएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, f ऑफ 3 वो आएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बीच में और भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, 0.3, 0.35, 0.69, 1.69, 2.3453, ठीक है। लेकिन उन सबको हम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ कुछ ही वैल्यूज को देखें, इसको समझने की ट्राई करें क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि हर एक वैल्यूज के लिए हमें कोई एक वैल्यू मिल रही है, मतलब x हमें क्या बताता है, डोमेन बताता है। x की जो भी वैल्यूज हम ले रहे हैं वो हमारा डोमेन है। तो x की हर एक वैल्यू के लिए हमें कोई पर्टिकुलर आंसर मिल रहा है, मतलब ये सही है। अब जब x 3 से बढ़ जाएगा, जब 3 और 10 के बीच वैल्यूज आती है, तब हमें ये वाला फंक्शन लेना है। तो अब जब 3 आता है तो ये वाला x स्क्वायर वाला फंक्शन आता है, और यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 के लिए ये वाला फंक्शन भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि जब 3 होगा तो 3x के हिसाब से इसका आंसर क्या आता है, 3x के हिसाब से 3 into 3 is equal to 9, मतलब कि ये आंसर और ये आंसर सेम है। अब जब f of 4 लेंगे या f of 3.5 या ऐसा कुछ लेंगे तो 3 से बढ़ रहा है, तो इन सभी वैल्यूज के लिए 3 से ज्यादा सभी वैल्यूज के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना है, 3x। ये वाला फंक्शन अब नहीं लेंगे, ये वाला फंक्शन 0 से 3 के लिए था, ना कि 3 से 10 के लिए। तो अब जब 3 से बड़ा आंसर होगा, 3 से बड़ी x की वैल्यू होगी, तो f of 4 क्या होगा, ये वाला फंक्शन लेंगे तो 3 into 4 is equal to 12। उसी तरह f of 5 क्या होगा, 3 into 5 is equal to 15।
उस तरह हमें कौन सी वैल्यू तक जाना है, एफ ऑफ 10 तक। तो लास्ट में बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, ये मत भूलिएगा, बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, लेकिन उन सब वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो फाइनली f10 क्या होगा, 3 into 10 is equal to 30, राइट। तो इस वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि हर एक वैल्यू के लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। मतलब x जो हमारा डोमेन है, x की वैल्यू से हमें क्या बताती है, डोमेन बताती है। तो डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए हमें कोई एक वैल्यू मिल रही है। मतलब कि ये जो डोमेन है उसमें हर एक x की वैल्यू के लिए हमें कोई ना कोई आंसर मिल रहा है। मतलब कि कोई एक वैल्यू भी ऐसी नहीं है जो रह जाती हो। मतलब हमारी जो फंक्शन होने की फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पे हो रही है। अब हमारे फंक्शन होने की सेकंड कंडीशन क्या थी कि कोई भी एक वैल्यू के लिए दो अलग अलग आंसर नहीं मिलने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि 0 के लिए हमें डिफरेंट वैल्यू मिल रही है 0, 1 के लिए हमें 0 नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, सेम वैल्यू नहीं है। देखिए 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 0.5 के लिए 0.25, f ऑफ 2 के लिए 4, 3 के लिए 9। यहाँ पे भी अगर 3 के लिए लेते हैं तो वहां पे भी 3 के लिए सेम आंसर मिल रहा है 9। मतलब कि 3 के लिए दो डिफरेंट आंसर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9। उसके बाद 4 के लिए 12, 5 के लिए 15। अगर f ऑफ 3.5 लेते हैं तो 3.5 3 और 10 के बीच है, तो 3.5 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 5 वो आ जाएगा 10.5। तो वो भी डिफरेंट है। मतलब एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है x की जिसके लिए हमें दो अलग अलग आंसर मिलते हो, सबके लिए डिफरेंट वैल्यूज मिलते हैं। तो जो फंक्शन होने की डिफरेंट जो सेकंड कंडीशन है कि हर एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, दो डिफरेंट वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, वो भी यहाँ सेटिस्फाई हो गई। मतलब कि ये जो f है वो हमारा फंक्शन है। अब इसी तरह g ऑफ x के लिए ट्राई करते हैं। g ऑफ x में जब 0 और 2 के बीच x की वैल्यू आती है तो ये वाला फंक्शन लेना x²। तो जब g ऑफ 0 लेते हैं तो उसके लिए x² लेना पड़ेगा। तो 0² इज इक्वल 0। g ऑफ 1 लेंगे तो 1² इज इक्वल 1। g ऑफ 2 लेंगे तो 2² इज इक्वल टू 4। बीच के भी सब वैल्यू पॉइंट में हमें लेनी है, लेकिन वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। 0.5, 1.5 उन सब के लिए आंसर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, और सभी का आंसर कैसा मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। अब यहां से 2 और 10 के बीच जो वैल्यू लेते हैं तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे अगर 2 लेते हैं तो 2 के लिए ये वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे जब हम g ऑफ 2 लेते हैं इस वाले फंक्शन के लिए तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। उसके बाद अगर g ऑफ 2.5 लेते हैं तो 3 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 7.5। और उसी तरह g ऑफ 3 कहां से कहां तक की वैल्यू हमें लेनी है, 2 से 10। g ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू g ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू g ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। g ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। वैसे ही अप टू कहां तक, g ऑफ 10 तक, क्योंकि लास्ट वैल्यू 10 है। तो x की 0 से लेकर 10 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है। मतलब कि हमारी फंक्शन होने की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि कोई भी वैल्यू x की ऐसी नहीं है जिसके लिए आंसर ना मिलता। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है फंक्शन होने की कि x की एक वैल्यू के लिए f ऑफ x की दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। सॉरी, g ऑफ x की, यहाँ पे g ऑफ x को लेकर रहे हैं, g ऑफ x की दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो g ऑफ x की हर एक वैल्यू के लिए, g ऑफ 0 के लिए 0 मिल रहा है, g ऑफ 1 के लिए 1 मिल रहा है, g ऑफ 2 के लिए 4 मिल रहा है, हर एक के लिए डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। लेकिन यहाँ पे g ऑफ 2 जो है, g ऑफ 2 के लिए अगर ये वाला फंक्शन लेते हैं x² वाला तो हमें मिल रहा है आंसर 4। g ऑफ 2 के लिए अगर x² वाला फंक्शन लेते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 4। और g ऑफ 2 के लिए अगर ये वाला फंक्शन लेते हैं, क्योंकि g ऑफ 2 में ये वाला फंक्शन भी अप्लाई हो रहा है, अगर ये वाला फंक्शन लेते हैं तो उसके लिए आंसर मिल रहा है 6। यानी कि x इज इक्वल टू 2 डोमेन में अगर x इज इक्वल टू 2 है तो उसके लिए हमारे g ऑफ x की दो अलग अलग को डोमेन में दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है, 4 एंड 6। और हमारी फंक्शन होने की दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। यहाँ पे हमारे 2 के लिए दो डिफरेंट वैल्यू मिल रहे, 4 एंड 6। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। बाकी जितनी भी वैल्यूज है उन सब के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है, लेकिन ये जो 2 है x इक्वल टू 2 उसके लिए g ऑफ फंक्शन g की दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। देयरफॉर g इज
3 is not a function. ओके, तो बस इतना ही था क्वेश्चन में. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x is equal to अंडर रूट x माइनस 1. प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बताया, यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि ये रियल फंक्शन है. प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको कि फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट कंडीशन ये है कि डोमेन में जो भी मेंबर्स हो उन सब के लिए हमें आंसर को डोमेन में होना चाहिए या मिलना चाहिए. मतलब यहाँ पे डोमेन जो हम ढूंढ रहे हैं उसमें हम ऐसी सब वैल्यूज लेनी है, लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं लेनी है जिसके लिए हमें आंसर मिलता ना हो. वरना क्या हो जाएगा कि उस वैल्यू को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे या उस वैल्यू का कोई आंसर हम ढूंढ नहीं पाएंगे कोड डोमेन में. तो इसलिए डोमेन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें ऐसे एक भी वैल्यू हो जिसका आंसर ना हो. अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं हो जाएगा. जबकि यहाँ पे तो बताया हुआ है ये फंक्शन है. फंक्शन है मतलब डोमेन में जितनी भी वैल्यूज हैं उसके सबके लिए आंसर हमें f of x, आंसर मतलब कि f of x हमें मिलेगा. अगर ऐसी कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं जिसके लिए हमें आंसर ही f of x नहीं मिलता, मतलब कि डोमेन का मेंबर कोई ऐसा है जिसको हम आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं या तो कोड डोमेन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फंक्शन नहीं रहेगा. जबकि यहाँ पे तो ये फंक्शन है. तो सबसे पहले हमें डोमेन फाइंड करने के लिए ये ढूंढना पड़ेगा कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए हमें आंसर नहीं मिल सकता. तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट, तो अगर 4 का स्क्वायर रूट हमें ढूंढना है तो वो हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट होता है प्लस और माइनस 2. लेकिन उसी तरह अगर मैं आपको पूछूं कि -4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. तो अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है तो उसका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते. इसी तरह अगर ये जो x माइनस 1 है वो अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसका आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते. मतलब x की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए x माइनस 1 नेगेटिव हो जाए तो उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे. मतलब कि हमें x की ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी है जिसके लिए नेगेटिव हो. यदि अगर नेगेटिव होता है तो इसका आंसर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे. अगर आंसर नहीं फाइंड कर पाएंगे तो वो फंक्शन नहीं रहेगा. तो हमें x की सिर्फ ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए हम इसका आंसर फाइंड कर पाए, मतलब कि f of x फाइंड कर पाए. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है. लेकिन अगर 1 से x की वैल्यूज कम ले, जैसे कि 0.5, सपोज x इज इक्वल टू हम 0.5 लेते हैं, तो क्या हो जाता है f of x इज इक्वल टू 0.5 माइनस 1, वो क्या हो जाएगा -0.5. माइनस का हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, मतलब इसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है. तो x की हमने ऐसी वैल्यू ली जिसका आंसर पॉसिबल नहीं है, तो डोमेन में हमें x की ये वैल्यू के लिए कोई को डोमेन में आंसर नहीं मिलेगा, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा. इसलिए हम ऐसी वैल्यू नहीं ले पाते. उसी तरह दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं. अगर मैं x इज इक्वल टू -2 लू, नेगेटिव नंबर लू, f of -2, तो अगर -2 यहां पे लेता हूं तो ये हो जाएगा -2 -1 और उसका स्क्वायर रूट, मतलब कि -3 का स्क्वायर रूट. ये भी पॉसिबल नहीं है. मतलब कि x की वैल्यू अगर मैं 1 से नीचे लेता हूं तो 1 से नीचे होने के कारण अगर उस वैल्यू में से -1 करूंगा तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा. और नेगेटिव आंसर का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हमें f of x नहीं मिलेगा, तो वो फंक्शन भी नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए हमारे x की वैल्यू ऑलवेज 1 से ज्यादा होनी चाहिए. 1 या 1 से ज्यादा. 1 होगी तो चलेगी, 1 होगा तो आंसर क्या आएगा 0. अगर हम f of 1 लेते हैं तो हमारा आंसर होता है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. लेकिन अगर 1 से कम वैल्यूज लेते हैं 0.9, 0.85 या 0.1 या 0 या -1, तो 1 से छोटी कोई भी वैल्यू हम लेंगे x में तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा, नेगेटिव. और हमारा फिर स्क्वायर रूट नहीं ढूंढ पाएंगे. तो ये f of x नहीं ढूंढ पाएंगे तो ये फंक्शन भी नहीं रहेगा. तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑलवेज x की वैल्यूज ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा. अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं सपोज f of 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ये हम x की वैल्यू 2 लेते हैं f ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। मतलब 1 और 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लेंगे तो उन सभी के लिए आंसर मिलेगा, लेकिन 1 से अगर कम वैल्यू लेते हैं तो ये पूरा आंसर नेगेटिव हो जाता है, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं। इसलिए हमें 1 से कम वैल्यू नहीं लेनी। मतलब कि इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो डोमेन है, डोमेन उसमें हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन वो सभी वैल्यू x की क्या होनी चाहिए 1 या 1 से ज्यादा, मतलब इक्वल टू या ग्रेटर देन 1। ये हमारा हुआ डोमेन, जहां पे x क्या होगा बिलोंग्स टू r। मतलब x की वैल्यू r में से पॉइंट फ्रैक्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रेशनल, इरेशनल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो सब वैल्यूज 1 से क्या होनी चाहिए 1 से इक्वल या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारा हुआ डोमेन। अब हमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज के लिए हमें ये देखना है कि अगर ये जो भी हमारा डोमेन मिला उसकी जितनी भी वैल्यूज मिली डोमेन की, उन सबको अगर इस फंक्शन में रखते हैं तो हमारा आंसर कैसा आता है। अगर 1 रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है ये रहा। अगर 1 रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0। ये हमारी 1 जो वैल्यू है डोमेन की वो मिनिमम वैल्यू है। अगर मिनिमम वैल्यू रखते हैं तो आंसर कौन सा आता है 0। उसके बाद वैल्यूज डोमेन में से बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा f ऑफ x की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे कि f ऑफ 2 लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 1, f ऑफ 5 लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 2। वैसे ही x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा आंसर f ऑफ x भी क्या होगा बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर इनफाइनाइट लेंगे तो आंसर भी तब क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब कि हमारी रेंज क्या मिलेगी, उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 से स्टार्ट होके कहां तक होगी इनफाइनाइट तक। अब हमारे आंसर में 0 इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है मतलब इसको इंटरवल जब हम लिखते हैं तो क्लोज इंटरवल लिखते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि वो वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है। और इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट सिर्फ ये बताने के लिए हम लिखते हैं कि बड़ी से बड़ी जो भी नंबर है वो इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इनफाइनाइट कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं। इसलिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ओपन इंटरवल। मतलब कि इनफाइनाइट को छोड़ के जो भी बड़ी वैल्यू वो सब, इनफाइनाइट कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं करा। मतलब ओपन इंटरवल इनफाइनाइट और क्लोज इंटरवल 0, ये हमारी रेंज हुई। मतलब 0 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यू है वो सब वैल्यू क्या है हमारी रेंज में है। तो हमारी रेंज हुई क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक। या तो फिर इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं जहां पे रेंज जो है, रेंज हमारी कहां से मिलती है f ऑफ x से। रेंज जो है f ऑफ x वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से इक्वल और 0 से ज्यादा है। और वो कहां पे बिलोंग करती है f ऑफ x बिलोंग्स टू r। r में बिलोंग करती है मतलब सभी वैल्यूज आ जाती हैं r की, लेकिन r की कैसी वैल्यू जो 0 या 0 से ज्यादा। तो ये हमारा रेंज का प्रेजेंटेशन हुआ। तो आपको समझ में आ गया डोमेन और रेंज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू mod x माइनस 1। ये भी प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि रियल फंक्शन है और इसके भी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमें f ऑफ x मिले ही मिले। x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है जिसमें f ऑफ x ना मिले, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा फंक्शन नहीं रहेगा। जबकि यहाँ तो हमें दिया हुआ है कि ये फंक्शन है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए अगर इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करें तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। x मोड x माइनस 1, मोड का मतलब ये होता है कि x यहाँ पे कोई भी आंसर हो, x माइनस 1 का कोई भी आंसर आता हो, लेकिन मोड लगने की वजह से वो आंसर ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव आंसर भी आता हो, जैसे कि f ऑफ अगर हम 0 लें तो ये हो जाएगा 0 -1 इज इक्वल टू -1 मोड में। तो मोड में अगर -1 है तो उसका आंसर आ जाएगा 1। अगर f ऑफ 1 होता है तो 1 -1 मोड ऑफ 1 -1 है तो मोड 0 इज इक्वल टू 0। f ऑफ 2 लें
तो मोड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू मोड 1 इज इक्वल टू 1। अगर f ऑफ -3 लें तो मोड -3 माइनस 1 इज इक्वल टू मोड -4 इज इक्वल टू 4। मतलब कि हम नेगेटिव वैल्यू लें या पॉजिटिव वैल्यू लें, पॉइंट में लें या जो भी लें, लेकिन आंसर ऑलवेज क्या आएगा? अगर मोड में है तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, आंसर वही का वही मिलेगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे -4 है 4 हो गया, 1 है तो 1 ही रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 0 है 0 रहेगा, -1 है तो 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। ऑलवेज नेगेटिव आंसर भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इन शॉर्ट x की कोई भी वैल्यू लें, y की जो y मतलब f ऑफ x को हम y भी बोलते हैं, तो y की जो भी वैल्यू होगी x के लिए वो सब क्या होगी? पॉजिटिव। तो y की जो भी वैल्यू होगी वो इस लाइन के ऊपर मिलेगी, क्योंकि ये जो ऊपर वाली लाइन है वो पॉजिटिव वैल्यूज को बताती है और जो नीचे वाली लाइन है वो y में नेगेटिव बताती है। यहाँ पे 1 2 3 होगा और यहाँ पे नीचे -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स आएंगे। तो ऊपर वाली लाइन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को बताती हैं। तो x की कोई भी वैल्यूज लें, इस साइड पॉजिटिव लें या इस साइड नेगेटिव लें, y का आंसर ऑलवेज कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, अप आएगा। अब फिर इसको हम ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। x अगर 0 लेते हैं, मतलब कि 0x यहाँ पे है, तो उसके लिए 0 के लिए क्या आई? 1, मतलब यहाँ पे 0 के लिए y की वैल्यू आई यहाँ पे 1। अगर 1 लेते हैं, x इज 1 लेते हैं, x इज यहाँ पे 1 लिया है, तो y की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 0, मतलब कि ये जो x 1 लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 आती है, y यहाँ पे 0 है तो ये आई। फिर अगर 2 लेते हैं, x इज 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आती है? f ऑफ 2, y की वैल्यू क्या आती है? 1, तो 2 के लिए y की वैल्यू यहाँ पे आती है 1, मतलब। और 3 लेते हैं, अगर यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 - 1 2 होगा, मोड 2 क्या आता है? 2 आता है, तो 3 के लिए y की वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। उसी के लिए 4 के लिए क्या आएगी? 3 आएगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। सॉरी, ये मेरी स्ट्रेट लाइन में नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूं, लेकिन ऐसा ही सोचिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। उसी तरह हमारी 1 के लिए 0 मिली, उसके बाद f ऑफ 0 के लिए क्या मिला? 1 मिला। फिर उसके बाद अगर 0 से कम वैल्यू लेते हैं, -1 लेते हैं, सपोज f ऑफ -1, तो वो क्या मिलेगा? मोड -1 इज इक्वल टू मोड -2 इज इक्वल टू 2। तो अगर हम -1 लेते हैं x तो y की वैल्यू क्या मिली? 2 यहाँ पे आएगा। 0 के लिए y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। उसी तरह -2 के लिए वैल्यू क्या मिलेगी? -2 -1 -3, उसका मोड मिलेगा 3, तो -2 के लिए वैल्यू क्या मिलेगी? 3। तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये भी क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। इन शॉर्ट हमारा जो मोड x -1 है वो हमें क्या मिलेगा? v के शेप में मिलेगा। ये v जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन प्लीज इसको v कंसिडर कीजिएगा। ये v के शेप में मिलेगा। और 0 कहां पे हो रहा है? जब f ऑफ 1, मतलब कि x की वैल्यू 1 होगी तभी 0 होगा। मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए हमें f ऑफ x की वैल्यू एक ना एक वैल्यू तो मिलती है। और दूसरा यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि x की हर एक वैल्यू के लिए, x की यहाँ पे 1 लेंगे, 1.5 लेंगे, 1.2 लेंगे, तो f ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज मिलती है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि दो वैल्यूज क्रॉस हो रही है, एक ही x की एक ही वैल्यू के लिए दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे भी अगर 1 के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो भी x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, अगर नेगेटिव साइड पे जाते हैं तो f ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज मिलती है। ओके, और यहाँ पे भी हर एक वैल्यू x की वैल्यू के लिए हमें f ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज मिलती है। मतलब कि ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे x जो हमारा डोमेन है वो क्या होता है? x की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए f ऑफ x मिलता हो। x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है जिसके लिए f ऑफ x ना मिले। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को देखें तो x की हर एक वैल्यू के लिए, वो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो या चाहे नेगेटिव हो, हर एक के लिए हमें दिख रहा है कि f ऑफ x हमें मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे x की कोई भी वैल्यू नहीं जिसके लिए f ऑफ x ना मिलता हो। मतलब कि हमारा जो डोमेन है वो x की हर एक वैल्यू के लिए मिल रहा है, इसलिए हमारा डोमेन होगा R, मतलब कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब कि सभी नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रेशनल, इरेशनल, पॉइंट में इंटीजर्स सब कुछ आ गया। ठीक है, तो हमारा जो x है, डोमेन है, वो क्या मिलेगा? R, मतलब कि x की सभी वैल्यू के लिए हमें आंसर मिल रहा है, इसलिए हमारा डोमेन होगा R। उसी तरह रेंज मतलब
डोमेन में जो भी वैल्यूज है उसको जब हम एफ ऑफ एक्स में रखते हैं जो हमारा आंसर मिलता है वो हमें रेंज होती है। तो हमारा जो रेंज y है मतलब कि एफ ऑफ एक्स वो क्या है, वो भी जीरो से लेके, देखिए यहाँ पे y जीरो है, वो भी जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन कैसा, प्लस इनफाइनाइट, प्लस सब प्लस वैल्यूज मिल रही है। यहाँ पे भी अगर नेगेटिव साइड भी जाए एक्स की, तो या तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड जाए तो वो भी वहां पे भी हमें जो हमारा जो रेंज है वो क्या मिल रही है, जीरो से स्टार्ट करके अप जाके इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब कि जीरो से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक वैल्यूज मिल रही है। हाँ, y की वैल्यूज नेगेटिव कभी भी नहीं मिल रही, मतलब कि हमारी जो रेंज है वो जीरो से स्टार्ट करके दोनों साइड कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, मतलब कि क्लोज इंटरवल जीरो, क्योंकि जीरो को हमें इंक्लूड करना है, और ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, ये हमारी रेंज है, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो इनफाइनाइट वैल्यूज देती है। और मिनिमम वैल्यू उसकी कहां पे है, जीरो से नीचे नहीं जा रही है y की वैल्यू। अगर जीरो से नीचे जा रही होती तो हमें नेगेटिव वैल्यूज इसमें इंक्लूड करनी पड़ती, लेकिन रेंज हमारी क्या हो रही है, सब पॉजिटिव वैल्यूज हो रही है, मतलब हमारी रेंज क्या हुई, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं r प्लस, मतलब कि r की सभी वैल्यूज, लेकिन कैसी वैल्यूज, सब पॉजिटिव वैल्यूज, इंक्लूडिंग यूनियन कौन सी वैल्यू, जीरो, क्योंकि r प्लस में जीरो इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है, क्योंकि जीरो भी हमारा आंसर है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम लिखेंगे r प्लस यूनियन जीरो। तो इन दोनों तरीके से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस वैसे बहुत ही इजी है अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट f इज इक्वल टू x x square upon 1 plus x square where x belongs to r be a function from r into r, determine the range of f। मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ रेंज ढूंढनी है f की, और ऑलरेडी दे दिया है कि फंक्शन कहाँ से r टू r है, मतलब कि फंक्शन जो f है वो डिफाइन है r टू r। जब ऐसा दिया हो r इंटू r, तो मतलब ये जो r है वो हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया, मतलब कि यहाँ पे डोमेन ढूंढना नहीं है, हमें ऑलरेडी डोमेन दिया हुआ है कि डोमेन r है, मतलब x की जो भी वैल्यूज है हम कहां से लेनी, r में से। और ये जो है ये रेंज नहीं है, प्लीज इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये r जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोडोमेन को, ये रेंज नहीं है। जो रेंज हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, जब हम x की वैल्यूज यहां से r में से देखें, ये जो फंक्शन है ये x जो वैल्यूज है वो डोमेन को बता रही है, और ये जो है ये f ऑफ x को बता रहा है, मतलब कि हमारी रेंज को बता रही है। जब x की वैल्यूज हम यहां से लेके यहां पे रखेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमारी रेंज होती है, और जो रेंज होती है वो ऑलवेज कोडोमेन में होनी चाहिए, यानी कि वो रेंज जो मिलती है वो कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए, या तो इक्वल टू इसका होना चाहिए या इसका सबसेट होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी जो कोडोमेन है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो भी सकती है या कोडोमेन का सबसेट भी हो सकती है, लेकिन कभी भी रेंज और कोडोमेन को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। कोडोमेन और रेंज दोनों अलग चीजें हैं। कोडोमेन का मतलब है कि हमारा जो भी आंसर मिलेगा वो किस में से होगा, इस कोडोमेन में से होगा, बस इतना ही इसका मतलब। तो हमें यहाँ रेंज ऑफ एफ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे अगर ऐसे डिफाइन किया है फंक्शन, तो ये x है, मतलब x जो है वो r में से लेना है, और ये हमें बता रहा है f ऑफ x, मतलब ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। मतलब अगर x हम r में से अलग अलग वैल्यूज देते हैं तो हमारा f ऑफ x हमें क्या मिलेगा वो हमें ढूंढना है, क्योंकि f ऑफ x अगर हमें मिल जाता है तो उसी पर से हम क्या डिफाइन कर पाएंगे, हमारी रेंज। ये हमारा f ऑफ x हो, मतलब कि y। तो x हमें पता है वो कहां से लेना है, r में से। x की अगर डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, माइनस लेंगे, प्लस लेंगे, जीरो लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे, तो ये स्क्वायर है, तो अगर माइनस भी लेते हैं तो स्क्वायर की वजह से वो और वैल्यूज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी x की कोई भी वैल्यूज लें, माइनस लें, प्लस लें, जीरो लें, तो ऑलवेज आंसर कैसा आएगा, प्लस आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर f ऑफ -2 ले, तो -2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -2 स्क्वायर is equal to 4 upon 1 plus 4 is equal to 4/5। अगर प्लस लेते हैं, +2 लेते हैं, तो अभी +2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, +2 का स्क्वायर यहाँ पे 1 + 4 ही आएगा, 4/5 आएगा। अगर कोई भी वैल्यू ले तो आंसर ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मतलब कि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी f ऑफ x की वैल्यू। तो इससे हमें रेंज की एक चीज पता चल गई कि हमारी रेंज में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। दूसरी चीज हमें पता करनी है कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं है तो क्या जीरो आएगा,
जीरो कब आ सकता है कि अगर ऊपर जीरो, अगर f इज इक्वल 0 लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 इज इक्वल 0। मतलब 0 के लिए आंसर 0 मिल रहा है, मतलब हमारी रेंज में एक मेंबर 0 है। मतलब रेंज जो हमारी होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगी, मतलब 0 को इंक्लूड करेगी, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल 0 रखा। अब दूसरी चीज, अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं x की जगह 0 से आगे, कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज नहीं, तो आप ऊपर देखेंगे ऊपर x स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस x स्क्वायर है। तो अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो नीचे उस वैल्यू का ही आंसर आएगा, लेकिन उसमें +1 करके हमें लिखना है। मतलब ऊपर अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो नीचे उस वैल्यू का +1 आंसर है। मतलब हमें पता है कि जो x स्क्वायर है वो लेस देन 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब जो न्यूमरेटर में x स्क्वायर है उसकी कोई भी अगर वैल्यू लेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर करेंगे तो वो आंसर ऑलवेज कैसा होगा, x स्क्वायर से बड़ा, मतलब कि x स्क्वायर लेस देन 1 प्लस x स्क्वायर। अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इस पूरे का आंसर ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ये जो f ऑफ x है उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 1 से छोटा। क्योंकि 1 कब होता है, जब ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो। ये तो कभी इक्वल नहीं होने वाले, क्योंकि ये जो भी होगा उससे एक बड़ा होगा, तो इक्वल तो कभी नहीं होंगे। ये 1 से कभी बड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में जो भी आंसर होगा ये डिनोमिनेटर उससे ऑलवेज एक ज्यादा होगा। अगर ये ऑलवेज एक ज्यादा होता है तो जब इसका डिवीजन करेंगे इस पूरे का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो उसका आंसर ऑलवेज 1 से कैसा होगा, छोटा होगा इस डिवीजन का, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस डिवीजन का आंसर ऑलवेज 1 से छोटा आएगा, कभी 1 नहीं आ पाएगा, ना ही 1 से ज्यादा। क्योंकि 1 से ज्यादा कब आ सकता है, जब ये x स्क्वायर इस डिनोमिनेटर से बड़ा हो, लेकिन वो तो कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये आंसर इससे ऑलवेज छोटा है, तो हमारा आंसर f ऑफ x का ऑलवेज 1 से छोटा होगा। तो हमारी जो रेंज होगी वो 1 से 1 तक होगी, लेकिन 1 कभी भी नहीं होगी और 1 से ज्यादा भी नहीं होगी। मतलब कि हमारी रेंज होगी 0 से लेके 1 तक, लेकिन ओपन इंटरवल 1, क्योंकि 1 को हमें इंक्लूड नहीं करना। तो 0 से लेके 1 के बीच जितनी भी वैल्यूज हैं पॉइंट में, उन सबको ये f ऑफ x हमारी रेंज इंक्लूड करेगी, लेकिन 1 कभी भी नहीं हो पाएगी। ये आपको समझ में आ गया क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कभी दोनों इक्वल नहीं होंगे और कभी भी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही होगा। इसलिए 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं 0 तक, उन सबको ये रेंज इंक्लूड करेगी। तो हमारी रेंज हमें मिल गई, हमारी रेंज क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 तक होगी। बस बहुत ही इजी था ये।